हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ बोर्ड माह अक्टूबर असाइनमेंट 3 कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के पेपर का हम यहाँ पर फुल सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक बटन दिख रहा है उस लाइक बटन को आप जरूर से दबा देना। यदि आप जो है इसके आंसर को यहाँ पर देखकर लिख लेते हो तो आपको जो है 20 में से 20 अंक लेने से यहाँ पर कोई भी नहीं रोकने वाला है। तो आइए हम वीडियो बिना किसी देरी यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देख चाहते हो पहले क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित को संक्षेप में लिखिए। पहला आपको अयस्क लिखना है, दूसरा में आपको खनिज लिखना है, तीसरे में आपको धातु मल के बारे में लिखना है, चौथे में आपको जो है गालक के बारे में लिखना है। देखिए जो एक एक आपको दिया है ये प्रत्येक जो है एक एक अंक के, इस प्रकार जो है आपका टोटल 4 अंक का प्रश्न है। शब्द सीमा है इसके 75 से 100 शब्दों के बीच में आपको जो है इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। तो आगे मैं आपको इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं मैं भी आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न को जो है हम यहाँ पर समझते चलेंगे ताकि आप जो है इसे अच्छे समझ सके, आपको जो रटने की आवश्यकता यहाँ पर ना पड़े। तो यहाँ पर छात्रों सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर अयस्क के बारे में। तो देखिए अयस्क किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा अधिक हो, है ना, जिनमें क्या हो धातु की मात्रा अधिक हो लेकिन अशुद्धियाँ कम होती है, तथा जिनसे धातु को निष्कर्षण, है ना, कम खर्च में हो सके, सस्ती पड़े हमें और सुविधाजनक तरीके से हम कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। धातु के अयस्क कहते हैं, है ना। अयस्क से जो है धातु का निष्कर्षण यानी कि धातु को जो निकालना है वे हम कम खर्च में कर सकते हैं और सुविधाजनक तरीके से हम यहाँ पर कर सकते हैं, ना। अयस्क में जो है धातु की मात्रा यहाँ पर अधिक होती है, इन्हें हम कहते हैं छात्रों अयस्क कहते हैं। दूसरा हम समझते हैं खनिज किसे कहते हैं। देखिए पृथ्वी की जो भूपर पट्टी होती है वहां पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है ना, मतलब कि उनमें कौन कौन से तत्व जो है कितनी मात्रा में मिले रहेंगे वो निश्चित होता है और इनके भौतिक गुणों का अनुमान हम लगा सकते हैं कि इनके अंदर क्या खूबियां होती है, क्या विशेषताएं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं छात्रों? खनिज कहते हैं, है ना। ठोस अकार्बनिक पदार्थ जिनका संगठन निश्चित होता है ना, खनिज कहते हैं। अगला हम देखते हैं यहाँ पर धातुमल। तो देखिए धातुमल जो है, देखिए गालक जो है सिलिका से क्रिया कर कैल्शियम सिलिकेट बनाती है। गालक सिलिका से क्रिया करके बनाती है, कैल्शियम सिलिकेट बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं छात्रों? धातुमल कहते हैं। जो पिघली धातुओं के ऊपरी सतह पर तैरता है जिसे आसानी से धातु से पृथक किया जा सकता है। मतलब कि आपने देखा हो कई बार जब हम धातु को पिघलाते हैं तो उसके ऊपर क्या एक ऊपरी सतह पर कुछ तैरता है ना, उसे हम धातु से अलग कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं धातुमल यहाँ पर कहते हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए ये गालक है, CaO क्या है? गालक है। किससे क्रिया कर रहा है? सिलिका। सिलिका का सूत्र क्या होता है? SiO2। इससे क्रिया करके क्या बना रहा है? कैल्शियम सिलिकेट। तो देखिए कैल्शियम सिलिकेट किस प्रकार बनेगा? देखिए यहाँ पर एक C है तो यहाँ पर एक C हो गया, Si का Si, ये एक ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, कितने ऑक्सीजन होगा? 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो गया O3। ये जो होता है कैल्शियम सिलिकेट का यहाँ पर सूत्र होता है कैल्शियम सिलिकेट। छात्रों डिस्कशन में आपको जो है सभी विषयों का हल की लिंक आपको दे दी गई है। आप जो भी विषय का हल देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप क्लिक करके देख सकते हो। आपको कहीं भी और चैनल पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार आपके लिए जो है सोल्यूशन के वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। अगला हम देखते हैं गालक। गालक किसे कहते हैं? देखिए अभिक्रिया में बनने वाला अनबुझा चूना अयस्क, अनबुझा चूना अयस्क की अशुद्धियां दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है, इसे हम क्या कहते हैं? गालक कहते हैं। देखिए अभिक्रिया में जब जो है अनबुझा चूना बनता है जो बूझ नहीं सकता है, वे करता है अयस्क की अशुद्धियां दूर करने के लिए काम में आता है, इसे हम गालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है कि समझिएगा हम इसे यहाँ पर कि हेमेटाइट से लोहे के निष्कर्षण को निम्नलिखित पदों के आधार पर समझाइए। यानी कि जो हेमेटाइट है उससे हमें लोहे का निष्कर्षण करना है, लोहे को हमें जो है यहाँ पर निकालना है। तो किस प्रकार हम निकाल सकते हैं? पहला आपको इस पद के आधार पर आपको समझाना है। पहला है अयस्क का सांद्रण, दूसरा है ऑक्साइड का धातु में अपचन, तीसरा है बत्त भट्टी का आपको नामांकित चित्र यहाँ पर बनाना है। तो आइए हम यहाँ पर समझते हैं। देखिएगा छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाला लोहे का प्रमुख अयस्क क्या है? हेमेटाइट, जिसका सूत्र आपको याद रखना है Fe2CO3 है, जिसका निष्कर्षण निम्न पदों के आधार पर किया जा सकता है। पहला हम देखते हैं अयस्क का सांद्रण। देखिए हम करते क्या है, जैसे ही हम अयस्क को जो है खदान से प्राप्त कर लेते हैं उसके पश्चात हम उसे कूट कर पीस कर महीन चूर्ण में बदल लेते हैं
गुरुत्व पृथक्करण विधि द्वारा जो है हम इसका साधारण यहाँ पर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं ऑक्साइड का धातु में अपचयन। ठीक है, ये जो आपका सेकंड पॉइंट था। तो देखिए 400 डिग्री सेल्सियस से 900 डिग्री सेल्सियस ताप के बीच कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये बनाता है ना। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का सूत्र यहाँ पर ये होता है 2CO। अब देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनी है लोहे के ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर देता है ना। लोहे के ऑक्साइड को आयरन में अपचयित कर देता है। तो देखिए ये लोहे का ऑक्साइड क्या है, हेमेटाइट। हेमेटाइट का सूत्र होता है Fe2O3। बेक किए किसके साथ कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो हमने 3 आयतन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड ले लिया। तो देखिए यहाँ पर क्रिया होगी। तो देखिए Fe के कितने अवयव है, 2 अवयव है। तो देखिए यहाँ पर 2 Fe आ गया प्लस देखिए कार्बन कितनी है 3, तो यहाँ पर ले लिए 3C। ऑक्सीजन है यहाँ पर कितनी, ये 3 और ये 3, 6 ऑक्सीजन है। तो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया O2। तो देखिए ये 3 ऑक्सीजन और ये दूनी 6 ऑक्सीजन। तो ये आपका जो है समीकरण संतुलित हो गया है। तो इस प्रकार जो है आपका यहाँ पर आयरन यानी कि लोहा यहाँ पर बन जाएगा। हेमेटाइट से जो है आपका लोहा यानी कि आयरन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ये आपका आयरन बना है। अब छात्रों यहाँ पर देखिए आप जो है बत्ते भट्टी का यहाँ पर नामांकित चित्र कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आपको बिल्कुल कलाकारी यहाँ पर दिखा देनी है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखिए आपको दिया है कि आपको अगले क्वेश्चन में यहाँ पर धातु और अधातु में आपको कुछ 4 अंतर यहाँ पर लिखना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए धातु धातु में हम यहाँ पर अंतर देखेंगे। तो देखिए हेडिंग डालेंगे हम यहाँ पर धातु एवं अधातु में अंतर ना। तो देखिए पहला पॉइंट हम देखते हैं, जो धातु होती है क्षारीय ऑक्साइड बनाती है, जिसमें किसी कुछ के बनते हैं क्षार बनाते हैं। धातु जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जिसमें से कुछ क्षार बनाते हैं। अधातु अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। दूसरा हम देखते हैं अधिकतर जो धातु होती है ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, मतलब कि उसमें ऊष्मा और बिजली का प्रवाह यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अधातु जो होती है विद्युत की कुचालक होती है। इसका एक अपवाद भी है ग्रेफाइट में ऊष्मा एवं विद्युत का कुचालक होती है। मतलब कि देखिए अधातु में जैसे हम देखते हैं लकड़ी जो होती है उसमें बिजली का प्रवाह नहीं हो सकता, ना ही ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है। और धातुओं में जैसे कि सोना है ना, इसमें क्या हो सकता है, बिजली का प्रवाह हो सकता है, ऊष्मा का प्रवाह यहाँ पर हो सकता है। तीसरा हम देखते हैं धातु की अवस्था क्या होती है, ठोस होती है, एकदम निश्चित होती है। लेकिन अधातु जो होती है ठोस द्रव गैस 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। चौथा हम देखते हैं धातु जो है अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस पुनः स्थापित करती है, जबकि अधातु जो होती है अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को पुनः स्थापित नहीं करती है। छात्रों यह आपका हो जाता है धातु एवं अधातु में अंतर। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, आपको दिया है कि जब दो समतल दर्पण एक दूसरे से समकोण पर स्थित हो, है ना, मतलब कि 90 डिग्री के कोण पर स्थित हो, किस प्रकार से समकोण आपने देखा होगा किस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से आपका बनता है। यहाँ पर क्या होता है 90 डिग्री का यहाँ पर कोण होता है। तो इसी प्रकार जो है आपको बताना है कि समकोण पर स्थित हो तो उसके सम्मुख रखी किसी वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या आपको जो चित्र सहित यहाँ पर बनाना है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो छात्रों यदि आपको जो है इसके PDF प्राप्त करना चाहते हो तो देखिए PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आपको जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है। उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर जो है आपको उसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। तो छात्रों यहाँ पर देखते हैं हम देखिएगा समझिएगा, यहाँ पर चित्र आप देख सकते हैं समतल समकोण पर बना है दर्पण, है ना। तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री कोण में बना। तो देखिए दर्पण एक है और ये दूसरा दर्पण है। 2 दर्पण हमको बताया गया था। तो देखिए आइए हम समझते हैं दर्पण एक द्वारा, है ना, दर्पण एक द्वारा जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, ऊपर बनता है, यहाँ पर बनता है। और इसी प्रकार दर्पण 2 द्वारा वस्तु का जो प्रतिबिंब है O2 पर बनता है, कहाँ पर, यहाँ पर बनता है। इसका प्रतिबिंब यहाँ पर और इसका प्रतिबिंब यहाँ पर। दर्पण एक द्वारा दर्पण 2 का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एक बनता है। यह दर्पण 2 का आभासी प्रतिबिंब है।
ये आभासी दर्पण ओ पर बने वस्तु के प्रतिबिंब को वस्तु मानकर उसका प्रतिबिंब ओ पर बनाता है। इसी प्रकार दर्पण दो द्वारा बने दर्पण के आभासी प्रतिबिंब द्वारा आभासी वस्तु ओ का प्रतिबिंब भी ओ पर ही बनता है। अर्थात दो लंबवत दर्पणों के मध्य रखी किसी वस्तु के कुल के 3 ही प्रतिबिंब बनते हैं। अर्थात किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी वस्तु की भांति कार्य करता है, जिसका हम आभासी प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। कलाइडोस्कोप भी ऐसे सिद्धांत पर आधारित है। आप अपने अवलोकनों से पाएंगे कि प्रतिबिंब की संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना है। तो आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है। तो देखिए प्रतिबिंब की संख्या हम याद कर लेंगे, तो देखिए बराबर से आएगी 360 में हम थीटा भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा ऋण 1। यदि दोनों दर्पणों के बीच का कोण 90 है तो 360 ऋण 1 बराबर 4 ऋण 1 बराबर 3 बनेगा। लास्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि क्या दिया है आपको, पहले क्वेश्चन में आपको जो है यहाँ पर स्नेल का नियम लिखना है और दूसरे में आपको बताना है, हल करना है आपको। एक मछली जो है तालाब की सतह से 75 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होती है, तो सतह से उसकी वास्तविक गहराई आपको बताना है। तो देखिए आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे स्नेल का नियम। तो देखिएगा सबसे पहले हम समझते हैं स्नेल का नियम। देखिए किसी एक वर्णी प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर आपतित होती है जब आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया में एक निश्चित अनुपात होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। मतलब कि यहाँ पर देखिए मान के चलिए सूर्य की किरण यहाँ पर आ रही है, ये अलग अलग दो माध्यम है ना, अलग अलग क्या है, दो माध्यम है, उनके सीमा पृष्ठ पर क्या होती है, आपतित हो रही है यानी कि आती है। तब आपतन कोण की जो जया होती है और जो अपवर्तित कोण की जो जया होती है, आपतन कोण यानी कि जब किरण जो है आ रही है, अपवर्तित किरण यानी कि जब कोण जो है अलग माध्यम से चले आ रही है, तो उनकी जय में जो है एक निश्चित अनुपात होता है, इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम यहाँ पर कहते हैं। तो देखिएगा मतलब कि साइन आई क्या है, आपतन कोण की जय है, बट साइन आर क्या है, अपवर्तन कोण की जय है। इनमें क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है, जिसे हम नियतांक भी यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये होता है आपका स्नेल का नियम। दूसरा में हम सवाल को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको मछली की आभासी गहराई आपको दी गई है 75 सेंटीमीटर, पानी के अपवर्तनांक आपको दिया है 1.33। तो आपको जो है सतह की वास्तविक गहराई आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए वास्तविक गहराई का सूत्र यहाँ पर होता है आभासी गहराई, है ना। तो देखिए आभासी गहराई आपको दी गई है 1.33 और यही आपकी जो है वास्तविक गहराई भी आपकी कहलाई है। मतलब कि आभासी गहराई को हम वास्तविक गहराई यहाँ पर कह सकते हैं। तो देखिए वास्तविक गहराई ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर जो है 1.33 में जो है हम 75 का यहाँ पर गुणा कर देंगे। तो देखिए 1.33 में जो हम 75 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9.75 सेंटीमीटर, या फिर हम इसे जो है 100 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पर मान सकते हैं। तो ये आपकी निकल आएगी मछली की वास्तविक गहराई क्या होगी, लगभग 100 सेंटीमीटर यहाँ पर होगी। मतलब कि आपने करे क्या, आपने वास्तविक गहराई ज्ञात करने के लिए आपने जो आभासी आपको गहराई दी गई है उसमें आपने जो है 1.33 का यहाँ पर गुणा कर दिया, तो ये आपकी निकल गई। तो छात्रों इस प्रकार जो है आपका मतलब कि आपने क्या करा, अपवर्तनांक में आपने आभासी गहराई का गुणा कर दिया, तो आपको जो है वास्तविक गहराई यहाँ पर निकल गई, है ना। 1.33 में आपने 75 का गुणा कर दिया तो आपको निकल गई। छात्रों इस प्रकार जो आपका क्लास 10 साइंस का यहाँ पर असाइनमेंट 3 अक्टूबर का सोल्यूशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।